हेलो फ्रेंड्स। डेट है आज 28 जून 2025 और आज हम बेसिकली एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और उस पे मैं आपसे आपका रिव्यू भी चाहूँगा कि वेदर इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन और नॉट। क्योंकि ऐसा मेरा एक्सपीरियंस में रहा कि न्यूज़ जो एनालिसिस आते हैं ये बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाते। तो उस केस में ये चीज़ कितनी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ये चीज़ अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता पाएँ तो दैट विल बी वेरी गुड। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ हम 10 मिनट्स में 10 टू 15 मिनट्स में जितने भी आज के डेली मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब नथिंग व्हिच इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, व्हिच इज़ not going to be useful for exam will not be covered, and nearly half of the newspaper is filled with such news which are never going to be useful in the exam. तो जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है सारे सेक्शंस की सेक्शन वाइज, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो, चाहे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, हम सारी न्यूज़ ऑफ द डे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड जितने भी न्यूज़ पेपर आते हैं उन सबको सोर्स बना के आई विल बी कवरिंग। तो अगर दिस दिस न्यूज़ इट कैन बी कवर्ड इन 10 टू 15 मिनट्स क्या, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाता है कि आज क्या-क्या दिन भर में चला और किस-किस के बारे में आपको यूपीएससी के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। और ना सिर्फ यूपीएससी के लिए, अगर आप सिर्फ एसपीएससी, स्टेट पीएससीज़ के लिए या फिर किसी और एग्ज़ाम जैसे बैंकिंग, एसएससी किसी और एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वहाँ पे आपके लिए यूज़फुल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ ऑफ द डे। सो वी विल स्टार्ट विद द नेशनल न्यूज़। तो नेशनल न्यूज़ में जो सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज़ रेल नेटवर्क टू रीच नक्सल हिट बस्तर, लोकेशन सर्वे एंड कंक्लूडिंग स्टेज। ये न्यूज़ जो है ये इस बारे में बात करता है कि जो छत्तीसगढ़ का जो सबसे वर्स्ट नक्सल हिट एरिया है, और ना सिर्फ छत्तीसगढ़ का, दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट जो नक्सल अफेक्टेड एरिया या लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया इन द होल कंट्री। तो ये वाला जो रीजन है, ये बस्तर रीजन, ये आज तक अभी तक रेलवे के मैप में एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे कोई भी रेलवे लाइन नहीं है, यहाँ पे कोई भी रेल का नेटवर्क या कोई भी रेल की कनेक्टिविटी जो है इस एरिया में प्रोवाइडेड नहीं है। रीज़न बीइंग क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वायलेंस से अफेक्टेड एरिया है। तो अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक रेल की नेटवर्क या कनेक्टिविटी बिछाने की तैयारी करी है, जिसके अंदर में ये रेल की लाइन डालेंगे। एक 160 किलोमीटर रेलवे ट्रैक डाला जाएगा, जो ये छत्तीसगढ़ के जो रिमोट रीजन है, उसको तेलंगाना से कनेक्ट करने का काम करेगा। ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, ये नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो है सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर के, उनको पहली बार रेलवे नेटवर्क में जो है वो इम्प्लीमेंट या शो करेगा या उसको लेके आएगा। ये जो रेलवे लाइन है ये कहाँ से कहाँ तक डलेगी? तेलंगाना में कोठागुडेल नाम की जगह है, उसको छत्तीसगढ़ के किरंदुल नाम की जगह से यहाँ पे ये रेल लाइन कनेक्ट करेगी। और इससे इस रीजन में रेल कनेक्टिविटी इंप्रूव होने से यहाँ पे डेवलपमेंट का स्टेटस जो है वो भी बढ़ेगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू द जीएस 3 पेपर इंटरनल सिक्योरिटी में। ये आपको वहाँ पे पढ़ने के लिए आएगा, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। वहाँ पे ये टॉपिक आपको, ये जो न्यूज़ है वो वहाँ पे काम आएगी। द सेकंड न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू ट्रेन रिफॉर्म्स या रेलवे रिफॉर्म्स। तो ये जो ट्रेन कंट्रोलर्स हैं, जो ट्रेन में बेसिकली लोको पायलट होते हैं, जो ऑपरेशनल ट्रेन के ऑपरेशंस को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, ट्रेन की शेड्यूलिंग से लेके ट्रेन की रनिंग एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, उनसे रिलेटेड कुछ रेलवे ने रिफॉर्म्स करे हैं। लेकिन ये रिफॉर्म्स से सारे जो ट्रेन कंट्रोलर्स हैं वो खुश नहीं है। जैसे जून 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ये अनाउंस किया था कि वो ट्रेन कंट्रोल डिपार्टमेंट में जो है वो कुछ रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब जो रिक्रूटमेंट होती है इस डिपार्टमेंट में, उसमें से 60% पोस्ट पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी और अदर रेलवे, दूसरे रेलवे डिपार्टमेंट से 40% जो है वो फिल किए जाएंगे थ्रू डिपार्टमेंटल प्रमोशन। इसके साथ-साथ में मिनिस्ट्री ने कुछ और रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस करे हैं, जैसे ट्रेन कंट्रोलर्स के लिए अब यहाँ पे इन्होंने 3 ईयर का एक फिक्स टेन्योर कर दिया है। सिलेक्शन के क्राइटेरिया इम्प्रोवाइज़ कर दिए हैं ताकि एलिजिबिलिटी ज़्यादा अच्छे से फिट हो पाए, लोग ज़्यादा अच्छे से अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूव कर पाएँ। रेगुलर परफॉर्मेंस एनालिसिस किया जाएगा और ट्रेन कंट्रोलर्स के लिए बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स जो हैं, वो यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किए हैं पेंशन और सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड। हालाँकि ये जो ट्रेन कंट्रोलर्स हैं, ये अभी भी ये रिफॉर्म्स से खुश नहीं है, क्योंकि इनका मानना है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स थे, वो इसमें मिस कर दिए गए हैं। जैसे कि
स्ट्रेस अलाउंस का एनहांसमेंट ये चाहते थे। आपको पता होगा कि ट्रेन कंट्रोलर्स हैं, इनके वर्किंग आवर्स हैं, बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग होते हैं। 16 टू 18 आवर्स की भी कभी-कभी वर्किंग हो जाती है, क्योंकि एक ट्रेन को कहीं जगह से दूसरी जगह ले जाना है, उसकी अगर जर्नी ही लंबी है तो वर्किंग आवर्स कभी-कभी बहुत लॉन्ग हो जाते हैं। कई बार पूरी रात-रात भर जागना पड़ता है ट्रेन को कंट्रोल या रन करने के लिए, उसके ऑपरेशंस को देखने के लिए। तो स दे वर डिमांडिंग, इनको अलग से इसके लिए स्पेस अलाउंस और नाइट आउट की अलाउंस दिया जाता है। इनका लेकिन कंट्रोलर्स का कहना है कि ये जो अलाउंसेस हैं वो बहुत कम है, और इसको इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट को जो काम करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया रिफॉर्म्स में। तो ये यहाँ पे सेकंड इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है जीएस2 के लिए। जैसे रेलवे के एक्सीडेंट होते रहते हैं, फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए आप क्या पॉइंट और लिख सकते हैं रेलवेज़ के रिफॉर्म्स में, ताकि एक्सीडेंट कम से कम हो। तो वहाँ पे ट्रेन कंट्रोलर्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उनकी डिमांड्स को सुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनमें कोई भी उनकी जो वर्किंग आवर्स हैं या उनकी जो वर्किंग है उससे इश्यूज़ जो होते हैं उसके कारण कभी भी कोई ट्रेन एक्सीडेंट या ट्रेन के ऑपरेशंस अफेक्ट ना हो। इसके बाद आता है यूनेस्को वर्किंग विद इंडिया ऑन एआई's इम्पैक्ट ऑन सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। ऐसा ऑफिशियल्स ने बोला है, ऑफिशियल्स ने ये चीज़ इन्फॉर्म करी है कि यूनेस्को इंडिया के साथ इस एआई का सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पे क्या इम्पैक्ट आता है उसको स्टडी करने के लिए उसके साथ दोनों मिलके काम कर रहे हैं। रीज़न भी इंडिया ने एक इंडिया प्रिपरेशन कर रहा है नेक्स्ट ईयर। इंडिया एआई के जो इम्पैक्ट हैं सोसाइटी के ऊपर, उसको उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए ग्लोबल समिट होस्ट कर रहा है, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज जो हैं ये इंडिया में आएंगी। तो ये जो यूनेस्को है, ये यूनेस्को का वन ऑफ द मेन वर्क इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द एजुकेशन एंड द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। उन पे क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनमें क्या नेगेटिव और पॉजिटिव हो रहा है, ये सारी चीज़ों को यूनेस्को स्टडी करता है। तो आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कि यूनेस्को कौन-कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स। ये आपको सर्च करके मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यूनेस्को जिसमें 193 कंट्रीज़ मेंबर हैं, इसने पहला सबमिट करा था एआई के इम्पैक्ट के ऊपर यूके में 2023 में, देन 2024 में साउथ कोरिया में किया था एआई सेफ्टी के ऊपर, और उसके बाद एआई एक्शन के ऊपर, एआई से रिलेटेड क्या-क्या एक्शन लेना चाहिए, इन चीज़ों पे डिस्कशन करने के लिए पेरिस में, फ्रांस में इस साल 2025 में सबमिट किया था। और अब 2026 में ये यूनेस्को ये सबमिट एआई से रिलेटेड सबमिट, दैट इज़ द थीम विल बी इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़। इस पे एक सबमिट इंडिया में ऑर्गेनाइज़ करेगा। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो गई। उसके बाद देन उसके बाद न्यूज़ आती है, फॉर फर्स्ट टाइम इन 2 डिकेड्स उद्धव राज ठाकरे टू कम टुगेदर टू प्रोटेस्ट हिंदी इम्पोजिशन इन महाराष्ट्र स्कूल। जैसे यहाँ पे न्यूज़ ये है कि महाराष्ट्र में जो ऑपोजिशन पार्टी है, बेसिकली बिलोंगिंग टू उद्धव ठाकरे एंड राज ठाकरे, ये एक प्रोटेस्ट मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं 5 जुलाई की डेट को, जिसके अंदर में ये बेसिकली गवर्नमेंट के डिसीजन, जिसमें गवर्नमेंट ने ये बोला था कि वो हिंदी का इम्पोजिशन या हिंदी की एजुकेशन स्कूल्स में स्टार्ट करेगी। उसके प्रोटेस्ट में यहाँ पे एक मूवमेंट खड़ा करने के लिए पूरी-पूरी उन्होंने एम करा है और डिक्लेरेशन करा है। तो हुआ ये था कि अप्रैल में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये 2020 की, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में एक फ़ॉर्मूला है 3 लैंग्वेज पॉलिसी। ये पहले से ही है, अभी न्यू फ़ॉर्मूला नहीं है ये, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट्स को बहुत डायरेक्टिव दिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिव। तो ये 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला के अंदर में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये बोला है कि वो क्लास 5 1 से 5 तक के बच्चे जो हैं, ऐसे बच्चे जो मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, इन स्कूल्स में क्लास 1 टू 5th तक के बच्चों के लिए ये हिंदी की लैंग्वेज कंपल्सरीली उनको पढ़ाना पड़ेगी स्कूल्स को, ऐसा उन्होंने नोटिफ़िकेशन दिया था। लेकिन फिर बाद में ऑपोज़िशन पार्टी ने इस पे प्रोटेस्ट किया था, तो उसको उन्होंने कंपल्सरी से हटा के ऑप्शनल बना दिया था कि हिंदी जो है वो जनरली थर्ड लैंग्वेज की तरह पढ़ाई जाएगी, लेकिन किसी के ऊपर कंपेल नहीं की जाएगी। लेकिन उन्होंने ये ऑप्शन कब दिया था? उन्होंने ये बोला था कि कोई भी स्कूल अगर चाहे, किसी स्कूल में किसी क्लास में 20 बच्चे अगर बोलते हैं कि वहाँ पे हमको इंडियन लैंग्वेज हिंदी के अलावा कोई और इंडियन लैंग्वेज पढ़ना है, तो स्कूल जो है हिंदी पढ़ाने का प्लान जो है या 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला के अंदर में
हिंदी पढ़ाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, उस केस में कोई और लैंग्वेज पढ़ाई जा सकती है। लेकिन इन जनरल वहाँ पे मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में हिंदी ही पढ़ाई जाएगी, मैंडेटरी नहीं है, तो भी जनरली वही पढ़ाई जाएगी। तो ये जो नोटिफ़िकेशन या ये जो सर्कुलर है, इसी चीज़ को लेके ये जो महाराष्ट्र की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पर्टिकुलरली उद्धव और राज ठाकरे की, इन्होंने बेसिकली जुलाई 5 को एक प्रोटेस्ट मार्च जो है वो ऑर्गेनाइज़ करने की बात रखी है। तो ये आपको कहाँ पे आता है, ये जीएस 1 में इंडियन सोसाइटी के अंदर में रीजनलिज्म वाला जो टॉपिक है ना, वहाँ पे आपको इस टाइप की ये जो एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, इस न्यूज़ से रिलेटेड जो कहा ये जो न्यूज़ है, इसको आप एग्ज़ाम्पल्स में कोट कर सकते हो कि लैंग्वेज कैसे लोगों के बीच में इंडिया को इंटीग्रेट करने में प्रिवेंट करता है। देन उसके बाद लैक्स ऑफ डिवोटीज अराइव इन पुरी फॉर लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा। तो यहाँ पे लॉर्ड भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में पुरी में बहुत सारे, पुरी में जो रथ यात्रा होती है उसके लिए लाखों जो भक्त हैं, लाखों जो डिवोटीज हैं वो अक्रॉस द कंट्री वो वहाँ पे पुरी में आए हैं, और इसी के लिए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने भी अपनी जो विशेष हैं वो फॉरवर्ड करी है। तो अब ये जगन्नाथ यात्रा होती क्यों है? जैसे जगन्नाथ जो टेम्पल है, ये जगन्नाथ टेम्पल के बारे में आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल, ये पुरी, उड़ीसा के पुरी नाम की जगह पे। तो यहाँ पे 3 डाइटीज़ जो हैं वो प्लेस्ड हैं, लॉर्ड जगन्नाथ खुद और उनके 2 सिबलिंग्स, एक लॉर्ड बालभद्र और देवी सुभद्रा जी। ये 3 गॉड जो हैं, ये 3 डाइटीज़ जो हैं यहाँ पे इस टेम्पल में प्लेस्ड हैं। तो ये रथ यात्रा में होता क्या है? जैसे ये रथ यात्रा में ये जो जगन्नाथ टेम्पल है, जहाँ जो होम माना जाता है तीनों डाइटीज़ का, ये जगन्नाथ टेम्पल से इनको उनके जो बर्थ प्लेस है, वहाँ पे उनको ले जाया जाता है। तो उनकी जो बर्थ प्लेस है, वो अराउंड अराउंड 3 किलोमीटर दूर मानी जाती है, जहाँ पे गुंडीचा टेम्पल है। तो ये जगन्नाथ टेम्पल से ये पूरी तीनों डाइटीज, तीनों जो भगवान है, इनकी जो मूर्तियां हैं, इनकी जो आइडल्स हैं, उनको गुंडीचा टेम्पल में ले जाया जाता है, जहाँ पे वो बहुद्र यात्रा मतलब जुलाई 5 जो एक स्टे होता है ना, जैसे वो बर्थ प्लेस जाएंगे, फिर कुछ दिन स्टे करेंगे और उसके बाद वापस उनको उनके घर, उनके मंदिर जगन्नाथ टेम्पल में लाया जाएगा, बहुद्र यात्रा जिसको बोला जाता है। तो तब तक के पीरियड के लिए वो उसी गुंडीचा टेम्पल में रहेंगे। ये रथ यात्रा कब सेलिब्रेट की जाती है? उड़िया मंथ के हिसाब से जो सेकंड डे होता है आषाढ़ शुक्ल तिथि का, हर साल इस तारीख को, इस डेट को मनाया जाता है। तो इस साल ये डेट जो है ये 27 जुलाई को पड़ गई थी। तो कल से ये यात्रा शुरू हुई है, जहाँ से इनको जगन्नाथ टेम्पल, 12th सेंचुरी का जगन्नाथ टेम्पल, वहाँ से ले उठा के गुंडीचा टेम्पल में ले जाया जाएगा और 5 जुलाई को उनको वहाँ से वापस लाया जाएगा। गुंडीचा टेम्पल किसका माना जाता है? गुंडीचा टेम्पल उनकी जो आंट है, उनका टेम्पल माना जाता है, दैट इज़ गॉडेस अर्धासिनी, जिनको मौसी माँ भी बोला जाता है क्योंकि ये मौसी है ना उनकी, इसलिए। तो ये यहाँ पे जगन्नाथ यात्रा शुरू हुई है और ये उसका बैकग्राउंड है जो आपको पता होना चाहिए था। उसके बाद आती है नेक्स्ट न्यूज़। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री टू प्रोटेस्ट सीबीएफसी मूव ब्लॉकिंग सुरेश गोपी फिल्म। तो यहाँ पे हुआ क्या है, सुरेश गोपी नाम के एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने सॉरी स्टार हैं, फ़िल्म के हीरो हैं। तो इनकी मूवी जो है, इनकी मूवी का नाम है, इनकी एक न्यू मूवी रिलीज़ हो रही है जिसका नाम है जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो अब हुआ ये कि ये जो मूवी है, ये मूवी सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड फॉर फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन, जो सेंसर और अलाउ करता है मूवी को रिलीज़ होने के लिए कि उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो सेंसिटिव है सोसाइटी के लिए। उसके हिसाब से सेंसर का सर्टिफ़िकेट देके या यूएए का सर्टिफ़िकेट देके वो फ़िल्म को रिलीज़ होने देता है। लेकिन अब ये जो सीबीएफसी है, सीबीएफसी ने इस मूवी के रिलीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है या रोक दिया है अभी के लिए, ये बोल के कि आपको मूवी का नाम बदलना पड़ेगा। सीबीएफसी का कहना है कि ये जो मूवी है इसमें जो जानकी नाम यूज़ किया है आपने, जानकी वर्ड, ये माता सीता का, गॉडेस सीता का नाम है और इसीलिए इस मूवी को आप इस नाम से रिलीज़ नहीं कर सकते। यू विल हैव टू चेंज द नेम। तो इस पे पूरी मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट यहाँ पे स्टार्ट किया है कि ये तो बहुत गलत डिसीज़न है। रीज़न बीइंग, क्योंकि पहले भी जैसे ये रीज़न बीइंग, पहले तो जैसे मूवी सर्टिफ़िकेशन होता क्या है, किसी भी रीजन में कोई मूवी रिलीज़ होती है या मूवी बनती है, तो रिलीज़ होने के पहले उसका एक रीजनल पैनल होता है सीबीएफसी का, वो उसको अप्रूव करता है। जब रीजनल पैनल अप्रूव कर देता है, तो उसके बाद वो सीबीएफसी के पास जाता है मुंबई में और उसके बाद वो सर्टिफ़िकेट देती है
अलाउइंग टू रिलीज़ द मूवी। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर हैं, उनका कहना है कि भई ये तो रीजनल पैनल ने तब ये मूवीज़ को अप्रूव कर दिया, ये बोल के कि मूवी में तो ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो किसी भी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। तो ये नाम के बेसिस पे जो है आपको वो फ़िल्म के रिलीज़ को रोकना, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है, ये इस पे उन्होंने क्वेश्चन उठाया है। और इनफैक्ट जब ये केस कल केरला के हाई कोर्ट में पहुँचा, तो केरला के हाई कोर्ट ने भी यही क्वेश्चन पूछा सीबीएफसी से कि भाई पहले भी तो मूवी रिलीज़ हुई है भगवान के नामों पे, जैसे राम लखन मूवी, सीता और गीता मूवी, तो तब आप कहाँ थे? और अभी अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये जानकी वर्ल्ड जो है मूवी के नाम में, इससे आपको प्रॉब्लम हो गई? सो नाउ व्हाट हैपेंस अहेड वी विल सी अहेड, ये अभी करंट अफेयर में चल ही रहा है। अभी तो बस न्यूज़ ये थी कि मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री ने सीबीएफसी के इस मूव को जो है प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद आते हैं, ये हमारे नेशनल न्यूज़ कंप्लीट होते हैं। उसके बाद लेट्स मूव ऑन या लेट्स स्टार्ट द न्यूज़ रिलेटेड टू आईआर एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी में हमारे पास एक न्यूज़ है आज इम्पोर्टेंट, जो पार्लियामेंट्री पैनल की कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है एक्सटर्नल अफेयर्स की, उन्होंने ऐसा पार्लियामेंट को उन्होंने उन उन सॉरी उनको एक्सपर्ट्स ने ऐसा बोला है कि पाकिस्तान और चाइना मिलके बांग्लादेश में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस चीज़ से इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है अलर्ट रहना चाहिए। जैसे आईआर की फील्ड में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जीएनयू, डीएयू, इन सब के जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो लोग होते हैं, नॉलेजेबल पर्सन, इनकी एक्सपर्ट्स के एक ग्रुप ने इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी, जैसे पार्लियामेंट में हर मिनिस्ट्री की एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, जो मिनिस्ट्री को रिकमेंड करती है अलग अलग वेरियस स्टेप्स टू बी टेकन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, तो उनको ये ऐसा इन्फॉर्म किया है कि पाकिस्तान अलग अलग तरीके से और चाइना भी अलग अलग तरीके से बांग्लादेश में रिलेशंस जो हैं अपने चेंज करने की कोशिश कर रहा है, उनके साथ रिलेशन और ज़्यादा डीप करने की कोशिश कर रहा है, जो इंडिया के लिए नेगेटिव हो सकता है। जैसे चाइना जो है, वहाँ पे बांग्लादेश को कई सारे पोर्ट्स डेवलप करने का ऑफर दे रहा है, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का ऑफर दे रहा है, डेब्ट और लोन ऑफर कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि बांग्लादेश जो है वो बहुत ज़्यादा इसके नेटवर्क में या नेट में, चाइना के नेट में चला जाएगा, और आगे चल के उसमें चाइना जो है पाकिस्तान के साथ मिलके यहाँ पर अपनी मिलिट्री प्लेस कर सकता है, या फिर सेंसिटिव एसेट्स ले सकता है, जो इंडिया की सिक्योरिटी या इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इनका कहना है कि अब आपको थोड़ा-सा बांग्लादेश को नए तरीके से लेना चाहिए। दिस इज़ नॉट द बांग्लादेश व्हिच यूज्ड टू बिलॉन्ग टू शेख हसीना, जो हमारे फ़ेवर में डिसीज़न लिया करती थी या हमारे इंटरेस्ट के बारे में सोचती थी कि हम चाइना या बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन बना रहे हैं तो इससे इंडिया को कोई नुकसान तो नहीं होगा। दिस इज़ अ न्यू बांग्लादेश, और हमको ये न्यू रियलिटी जो है उससे एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी हम जाके जो है उससे डील कर पाएँगे और पाकिस्तान और चाइना को यहाँ पे आने से, एंटर होने से रोक पाएँगे। देन लेट्स मूव टू द सेक्शन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी में आज हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। पहला तो इंडिया ने कल 27 जून 2025 को एमएसएमई डे सेलिब्रेट किया था, और ये कल एमएसएमई डे के अंदर में गवर्नमेंट ने एक पोर्टल रिलीज़ या लॉन्च किया है, ताकि माइक्रो और स्मॉल फर्म्स जो हैं एमएसएमई में, ये फर्स्ट एम और एस जो है ये माइक्रो और स्मॉल होता है। तो जो छोटे लेवल की कंपनीज़ हैं, बहुत छोटे लेवल की, जो गवर्नमेंट को कोई सप्लाइज़ देती हैं, कोई नीड फुलफ़िल करती हैं, उनकी कोई सर्विस देती हैं। तो ये एमएसएमई को अगर कोई डिलेड पेमेंट होती है और उस डिलेड पेमेंट में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो इस डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने के लिए एक पोर्टल निकाला है। तो ये ऑनलाइन डिस्प्यूट, कल एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन पोर्टल लॉन्च करा है गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, जो बेसिकली एमएसएमई के गवर्नमेंट के साथ पेमेंट डिले को लेके कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उसको रिज़ॉल्व करने में हेल्प करेगा। और ये जो डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन मैकेनिज़्म है, इसमें एमएसएमईज़ डायरेक्टली ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। मिनिस्ट्री विल लुक इनटू द कंप्लेंट एंड विल ट्राई टू क्विकली रिज़ॉल्व इट। तो ये जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन मैकेनिज़्म है, ये वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से एक प्रोग्राम चल रहा है हमारी कंट्री में, दैट इज़ रैंप प्रोग्राम। ये रैंप प्रोग्राम का मेन एम है एमएसएमई सेक्टर को रिवाइटलाइज़ करना, और उसी रिवाइटलाइज़ेशन प्रोसेस के अंदर में ये ओडीआर पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है। द सेकंड न्यूज़ रिलेट्स टू इंडियाज़ एक्सटर्नल डेब्ट। जैसे न्यूज़ ये है कि इंडिया का जो एक्सटर्नल डेब्ट है, एक्सटर्नल डेब्ट मतलब हमने कंट्री के बाहर से जितने लोगों से या जितने इंस्टीट्यूशन से जो डेब्ट लिया है, उसका जो टोटल अमाउंट है, तो जो टोटल एक्सटर्नल डेब्ट है इंडिया का, वो जीडीपी, पिछले 1 साल में जीडीपी की ग्रोथ से भी फास्ट ग्रो हुआ है। तो इंडिया का जो एक्सटर्नल डेब्ट है वो मार्च एंड 2025 पे कितना हो गया है?
$736 बिलियन, जिसमें पिछले 1 साल में $67 बिलियन का हमको राइज़ देखने के लिए मिला है, या पिछले 1 साल में 10% डेब्ट एक्सटर्नल डेब्ट राइज़ हुआ है और वो पहुँच गया है $736 बिलियन कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर। ये कहाँ से हमको पता चला है? आरबीआई ने अपना डाटा रिलीज़ किया फ्राइडे को उससे। और ये क्या इंडिकेट करता है कि कंट्री की पिछले 1 साल में जो ओवरसीज़ बोरोइंग है, कंट्री अंदर से भी, कंट्री विदिन कंट्री भी, कोई भी गवर्नमेंट विदिन कंट्री भी लोन लेती है जिसको एक्सटर्नल डेब्ट बोलते हैं, और आउटसाइड कंट्री भी लोन लेती है जिसको ओवरसीज़ डेब्ट या एक्सटर्नल डेब्ट बोलते हैं। तो मतलब पिछले 1 फाइनेंशियल ईयर में कंट्री की जो ओवरसीज़ बोरोइंग है वो बहुत ज़्यादा जो है राइज़ हुई है। इसके अलावा इंडिया का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो पिछले 1 साल में काफ़ी बढ़ गया है। मार्च 2024 में हमारा जो एक्सटर्नल डेब्ट और जीडीपी का जो रेशियो था ये 18.5% था। ये इस साल बढ़ के 19.1% हो गया है। मतलब पॉइंट ये बोल रहा है कि हमारा जो एक्सटर्नल डेब्ट है वो इकोनॉमी की ग्रोथ से भी फास्ट रेट से ग्रो हो रहा है। और हमारी जो डिनोमिनेशन है, मतलब हमने किस-किस करेंसी में लोन लिया है, उसमें सबसे ज़्यादा जो लोन है एक्सटर्नल करेंसी में वो यूएस डॉलर में डिनोमिनेटेड है। टोटल एक्सटर्नल डेब्ट का 54% जो है ये यूएस डॉलर में लिया हुआ है। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, दैट इज़ द रीज़न व्हाई वी आर स्टडीइंग इट। तो यूएस डॉलर में जो हमने लोन लिया है या डेब्ट लिया है, दैट इज़ 54% ऑफ द टोटल डेब्ट, फॉलोड बाय इंडियन रूपीज़। इंडियन रूपी में हमारा जो डेब्ट है दैट इज़ 31%, देन जापानीज़ येन, देन एसडीआर। तो ये हमारे एक्सटर्नल डेब्ट की प्रोफाइल है कि हमारा किस करेंसी में कितना डेब्ट है। साइंस में आज कोई करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं था, फॉर दैट रीज़न दिस कॉलम इज़ ब्लैंक। एज़ सून एज़ देयर कम्स अ न्यूज़ मैं आपको यहाँ पे रेगुलर अपडेट करता रहूँगा। सो दिस कंप्लीट्स अवर इम्पोर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डे फॉर 28 जून 2025। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू रिव्यू दिस वीडियो कि ये न्यूज़ आपके लिए कितने, ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल था इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई विल बी एबल टू डिसाइड कि इसको और ज़्यादा आगे इसको रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे, मॉर्निंग में, डेली मॉर्निंग में कंटिन्यू करना है कि नहीं, ताकि आपको मॉर्निंग में आपका डेली न्यूज़ का डोज मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।